प्यारे बच्चों, हम आज संख्याओं के साथ खेलने वाले हैं। आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि क्या आज हम सांप सीढ़ी या लूडो जैसा कुछ खेलने वाले हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा तो नहीं है। असल में हम कुछ और ही तरीके से खेलने वाले हैं। जब हम उस पाठ को पढ़ेंगे तो आप परिचित हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैडम कह रही थी हम खेलेंगे और आप कह रहे हैं हम पाठ को पढ़ेंगे। तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। दरअसल हमारा जो पाठ है, जो कि है पाठ 3, और इसी का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो हम वास्तव में पाठ भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ नए संख्याओं के गुणों से परिचित होंगे, जिनको जब हम दैनिक जीवन में काम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे हम तो संख्याओं के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ खेल भी हैं, तसल्ली रखिए। वो खेल कब आएंगे, आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना होगा उसको जानने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है गुणनखंड और गुणज। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी आपके सामने एक समस्या रखने का प्रयास किया। समस्या क्या है भाई, हमने अभी बात की है कि हम उसको दैनिक जीवन से जितना ज़्यादा लिंक करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें समझ में आएगा कि हम संख्याओं को काम में ले रहे हैं खेलते हुए। अब है सीमा के पास 12 फूल हैं, वह उन्हें अलग अलग समूह में जमाने का प्रयास कर रही है। आओ सीमा की मदद करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीमा की मदद करनी है, और वो भी किस तरह से करनी है कि वह अलग अलग समूह बनाने की बात करें। अब ये अलग अलग समूह को मैं थोड़ा सा विस्तारित कर दूं। अलग अलग समूह का मतलब है कि हो सकता है वो जो 2-2 फूलों का समूह बनाए या 3-3 फूलों का समूह बनाए। और इन समूह से हम जानते हैं, जैसे 2 फूलों का क्या होता है, एक फूल तो एक फूल होता है, और 2 फूल का क्या हो जाता है, गुलदस्ता। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, हमें सीमा की मदद में गुलदस्ते बनाने हैं, लेकिन उन गुलदस्तों में फूलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए एक गुलदस्ते में हमने 3 फूल रखे हैं, तो दूसरे में भी 3 ही होंगे, तीसरे में भी 3 ही होंगे। ये शर्त ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम 2 से, ठीक है ना। तो 2 के समूह में हमने रखा, तो क्या किया, 12 फूलों को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया। देखें आप, 2 फिर 2 यानी कि 4, 6, 8, 10 और 12 हो गए ना पूरे। 2-2 के समूह में बांट दिए, तो कितने ऐसे गुलदस्ते बने, बिल्कुल 6 गुलदस्ते बने। तो 2-2 के समूह में कितने गुलदस्ते बन गए हमारे, 6, ठीक है ना। चलते हैं आगे 3 के समूह में। अब उसने सोचा कि अगर फूलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो देखते हैं कितने गुलदस्ते बन रहे हैं। तो ये देखा आपने 3 और फिर से 3 यानी कि 6, 9 और 3 चौक 12। तो कितने गुलदस्ते बने, बिल्कुल 4 बन रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, 3 गुणा 4, यानी कि 3-3 के फूलों वाले कितने गुलदस्ते बन रहे हैं, 4, ठीक है। यहाँ तो है फूलों की संख्या और यहाँ पे है गुलदस्तों की संख्या। दोनों की दोनों क्या चीज़ें हैं, संख्या। ये भी संख्या है और ये भी है संख्या। थोड़ा सा आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब ये पेन ऐसे ही चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4 के समूह में। अब हमने क्या किया, सीमा के मदद में फूलों के गुलदस्तों में कितने रखे, 4-4 फूल रखे। तो 4 फिर 4 और फिर 4, तो कितने बन गए, पूरे 3 समूह। तो ये बना 4 गुणा 3। आ रही है बात समझ में। आगे चलते हैं 5 के समूह में। तो हमने क्या किया, 5 फूल लिए एक गुलदस्ते में, 5 और ले लिए, तो कितने हो गए, 10। अब तो 2 शेष रह रहे हैं। ये तो हमारी उस शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं ना, जिसमें हमने कहा था प्रत्येक गुलदस्ते में फूलों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो 2 शेष रह रहे हैं, ठीक है ना, बराबर नहीं हो रहे ना, तो हम इसका गुलदस्ता नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं 6 के समूह में। अब हमने क्या किया, 6 इकट्ठे एक गुलदस्ते में फूलों को डाल दिया और 6 एक बार और डाल दिए। टोटल कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 के फूलों के कितने गुलदस्ते बना दिए, 2 गुलदस्ते बना दिए, ठीक है। क्या इसके अलावा भी और कोई व्यवस्था हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं कि पूरे के पूरे 12 फूलों का एक समूह बना दें, ठीक है ना। तो 12 फूलों का कितना समूह बना दें, एक पूरा का पूरा इतना बड़ा सारा गुलदस्ता बन जाएगा। गुलदस्ता तो बनाना और पूरे के पूरे बराबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि मुझे गुलदस्ता नहीं बनाना, मुझे सिंगल एक फूल भी दे देना है, तो वो भी मेरे लिए चलेगा। तो ऐसे एक फूल वो कितनी बार बना सकती हैं, 12 बार, ठीक है ना। उसको भी उसने मान लिया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगर इसमें उसने और पत्तियाँ डाल दी होंगी, थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया होगा, हो सकता है ऐसा कुछ कर दिया हो। तो ऐसे में क्या होने वाला है, 1 गुणा 12, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन सभी को अगर गुणा करें, 2 6 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12,
1 गुणा 12 और 12 गुणा 1 सब के सब क्या होते हैं, 12 को गुणा कर, इनको गुणा करने पे क्या मिलता है हमें 12। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, 12 को टुकड़ों में बांट दिया है। कैसे टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में, जिनको आपस में गुणा करने पे क्या आ रहा है 12। तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक बहुत इसी खेल में हमने एक खेल ही तो खेला इस तरह का कि हम गुलदस्ते बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हमने शर्त लगाई थी कि छूटना नहीं चाहिए या फिर बराबर बराबर होने चाहिए। तो जो छूट रहे थे, अगर हम ध्यान दें तो 8, 9, 10 के नहीं बनेंगे। अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं 8, 9, 10, 11 के। सीधा स्थिति कहानी थी 1 की और 12 की, ठीक है ना। तो जो नहीं बन रहे थे उनको हमने छोड़ दिया और जो बन गए उनके बारे में हमने विस्तृत लिख लिया। और यहाँ से हमें पता चला कि वास्तव में 2 संख्याओं में टूट गए 12 और जिनको आपस में गुणा करने पे क्या आ रहा है 12। तो हमने सीखा गुणनखंड के बारे में, अर्थात हमने क्या किया, संख्या को खंडों में बांट दिया। खंड का मतलब टुकड़े, और जिनको आपस में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और आज हम यही तो पढ़ने वाले थे, ध्यान दें, गुणनखंड यानी कि खंड, ऐसे खंड जिनको गुणा किया जाए तो क्या आ जाए, वो संख्या आ जाए, ठीक है ना। इसकी एक और परिभाषा भी है, जिस परिभाषा पे बात करते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। ये तो इसकी बिल्कुल परिभाषित परिभाषा जो हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमारी वो परिभाषा भी अपने आप में पर्याप्त है। इस परिभाषा का मतलब भी समझ लें आप। इस परिभाषा का मतलब ये है कि जो 2 है, 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो 12 में 2 का पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जा रहा है, ठीक है ना। किसका पूरा नहीं जा रहा था, आपने देखा था पूरा भाग नहीं जा रहा था। शेष कितने बच रहे थे, 2। तो हमने जो टुकड़े ढूंढने हैं उनका पूरा भाग जाता है। 2 का भाग पूरा जाता है 6 दफ़ा, 3 का पूरा भाग जाता है 4 दफ़ा, ऐसे 4 का पूरा भाग 3 दफ़ा, 6 का पूरा भाग 2 दफ़ा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे अगर 1 का भाग दे तो 12 दफ़ा और 12 का भाग दे तो 1 तरह। तो हमारी परिभाषा क्या बन गई, हमारी परिभाषा बन गई, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है, पूरा भाग जाएगा। तो अब हम कुछ गुणनखंड और कर लेते हैं जो हमारे प्रयास की जिम है। 45 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वही 45 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए 45, या यूँ कह लीजिए कि ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जिनका 45 में पूरा भाग जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम 45 में। सबसे पहले 1 का भाग तो हमें पता है पूरा जाने वाला है, कोई भी संख्या होगी 1 का भाग तो पूरा जाएगा ही, ठीक है ना। और 1 का भाग कितनी दफ़ा जाने वाला है, 45 दफ़ा, ठीक है ना। और अगर हम उल्टा करें 45 का भाग दें तो वो भी तो 1 दफ़ा जाने वाला है। ध्यान दें आप, 1 का भाग 12 दफ़ा और 12 का भाग 1 दफ़ा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ध्यान दिया 2 गुणा 6, 6 गुणा 2, यानी कि अगर 2 का भाग देते तो 6 दफ़ा जाता है और 6 का भाग देते तो 2 दफ़ा जाता है। इसी प्रकार से 3 का भाग देते हैं 4 दफ़ा, 4 का भाग देते तो 3 दफ़ा। तो यहाँ पर पे ये जो 2, 3, 4, 6, 1, 12 ये क्या थे, ये सब थे 12 के गुणनखंड। और हमें भी इसी तरीके से 45 के जब गुणनखंड करेंगे तो 1 और 45 तो होने वाले, क्योंकि 1 गुणा 45, 45 गुणा 1, तो 1 और 45 दोनों इसके गुणनखंड है। अब बात करते हैं 45 में किसका भाग जा सकता है। तो 45 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं इकाई के स्थान पर 5 है, अर्थात 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि विषम संख्या। तो 2 के बाद किसका भाग दें, बिल्कुल हम 3 का भाग दे के देख लेते हैं। 45 में हमने भाग दिया 3 का, 3 एकम 3 और बच गए ये 1 और 3 पंजे 15। पूरा भाग कितनी दफ़ा तक गया, बिल्कुल 15 दफ़ा तक गया। तो हम समझ गए कि इसका एक गुणनखंड कौन है, 3, और एक और गुणनखंड कौन हुआ, बिल्कुल 15 हुआ। तो हम अब 15 का भाग दे करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो छोटी संख्याओं को इस तरफ लिखते चलेंगे और बड़ी संख्याओं को उस तरफ लिखते जाएंगे। और अब जैसे यहाँ पे हमने बात की थी फूलों की, तो फूल हम जैसे 12 फूल थे तो 12 फूलों में अधिकतम हम कितना है, 12 फूलों को गुच्छा बना सकते, 13, 14, 15 की बात तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही 45 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो अधिकतम संख्या क्या होने वाली है, 45। 45 से ऊपर तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की बात होगी। अगली बात करते हैं 4 की। तो 45 का पहाड़े में 4 दाएँ 40 होता है और फिर अगर जोड़े तो 44 होता है, 45 नहीं आएगा। अगला लेते हैं 5। 5 का भाग तो जाना ही है, ठीक है ना। तो 5 का भाग दे के देख लेते हैं। 45 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 नम्बे 45, पूरा भाग चला गया ना। तो यहाँ पर पे हम समझ गए कि 5 भी इसका गुणनखंड है और 9 भी इसका गुणनखंड है, ठीक है।
तो यहाँ पर पे 5 को लिख दिया, यहाँ पे 9 को लिख दिया। अब आगे चलते हैं 6 की। तो 6 के पहाड़े में 6 7 42 और 6 8 48 होता है, लेकिन 45 तो नहीं होता है, तो 6 भी इसका गुणनखंड नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 7 पर। तो 7 के पहाड़े में 49 आता है, 50 45 तो नहीं आता है, या 42 आता है। ऐसे ही आगे चलते जाएं तो 8 और फिर जाता है 9। 9 का भाग कितने दफ़ा जाता है? 5 दफ़ा। तो ये तो वही की वही संख्या रिपीट होने लगी। जब बच्चों ऐसा हो कि हमने जो संख्या चुन ली है वो रिपीट होने लग जाए, तब आप समझ जाएं कि आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात 9 का भाग 5 का भाग 9 दफ़ा जा रहा था, 9 का भाग 5 दफ़ा जा रहा था, यानी कि संख्या रिपीट होने लगी ना उलट करके। तो ऐसे में अब आपको आवश्यकता नहीं कि 10 11 12 13 को चेक किया जाए, 14 को चेक किया जाए। हम स्वतः ही समझ गए अगला भाग पूरा किसका जाने वाला है? 15 का जाने वाला है। उसके बाद 15 के बाद सीधा किसका भाग जाने वाला है? पूरा 45 का। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं 30 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 30 के लिए भी हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि 30 में 1 का भाग तो पूरा जाने ही वाला है। और कहाँ तक जाने वाला है? ये बिल्कुल पूरा भाग 30 तक। तो इसके गुणनखंड 2 तो निश्चित तौर पे हो ही गए, 1 और 30। अब जो भी गुणनखंड होंगे वो 1 और 30 के बीच में आने वाले। ठीक है ना, तो बात करते हैं शुरुआत में, चूंकि यहाँ पीछे 0 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही, सम संख्या बन गई ना क्या। तो 30 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2 बच गया 1, 0 और 2 पंजे 10। तो हम समझ गए कि 2 और 15 2 फायदे हो रहे हैं। 2 और 15 इसके क्या है? गुणनखंड है। और आप जानते हैं 2 मैं यहाँ लिखने वाली हूँ और 15 पीछे की तरफ लिखने वाली। अर्थात यहाँ से आप ये भी समझ जाएं कि 15 के बाद सीधा भाग पूरा किसका जाने वाला है? 30 का जाने वाला है। आप करके बेशक देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं 2 के बाद किसका भाग जाने वाला? 3 का तो निश्चित जाएगा, 3 दाया 30 होता है, तो 3 दाया 30 होता है। ठीक है, फिर 4 के पहाड़े की बात करें तो 4 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता, 5 के पहाड़े में 6 दफ़ा आता है, तो 5 ले लिया और वो कितनी दफ़ा आने वाला है? 6 दफ़ा आने वाला है। और 5 के बाद क्या आने वाला है? 6, और 6 का पहाड़ा 5 दफ़ा पलटने लग गया ना, तो अब हमें रुक जाना है। तो यहाँ पर पे हमारे पास 30 की सभी गुणनखंड आ गए, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखें आप, देखो 30 में क्या किया, 30 का में 1 का भाग कितनी दफ़ा जा रहा था? 30 दफ़ा। तो ये तो हमेशा याद रखना, ठीक है, इसके लिए बार बार हम जिक्र नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, हमने देखा था 2 का भाग जा रहा था 15 दफ़ा, ठीक है ना, और 3 का भाग जा रहा था 10 दफ़ा, 5 का भाग जा रहा था 6 दफ़ा, और 6 का भाग जा रहा था 5 दफ़ा। और हमने यहाँ पर पे इसको रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? क्योंकि ये संख्याएं उलटने लग गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब ऐसी स्थिति हो जाए कि संख्याएं उलट करके आने लग जाए खंडों में गुणा के रूप में, तो हमें आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गुणनखंड कौन कौन से हुए अगर ध्यान से देखें, 1 2 3 5 6 10 15 30, ये लिखे थे ना मैंने। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है गुणज। तो बेटा आज में हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो है गुणनखंड और दूसरा है गुणज। ये तो इसके नाम से पता चले, जैसे गुणनखंड में नाम से अर्थ ना खंड गुणन, यानी कि ऐसे खंड जिनको गुणा किया जाए तो वो संख्या आ जाए, जिसको हमने दूसरे तरीके से बोला था कि ऐसी संख्या जिनका उसमें पूरा भाग जाता है वो उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। दोनों बातें हमने समझी थी। अब बात करते हैं गुणज की। तो गुणज अर्थात ऐसी संख्या जिनको गुणा करके प्राप्त किया जाए। कैसे? देखते हैं। फिर से एक समस्या ली है मैंने। सीमा के पास पूर्व में कितने फूल थे? 12 फूल थे। अब क्या हुआ, उसे 12 फूल राम, 12 फूल महेश, 12 ही फूल राखी ला कर देती है। सब 12 ही ला के दे रहे हैं, देखा आपने ध्यान से। तो बताइए सीमा के पास सजावट के लिए कुल कितने फूल हैं? तो सबसे पहले सीमा के पास कितने फूल थे? 12 थे। सीमा और राम के फूलों को जब हमने मिला दिया, जैसे उसने 12 और ला के दिए, तो 12 में 12 जोड़े तो कितने हो गए? 24 हो गए। और फिर सीमा, राम और महेश के तीनों को जोड़ा तो कितने हो गए? नेक्स्ट टाइम जब महेश ने अपने फूल और ला दी तो ये कितने हो गए? 36। 12 और जुड़ गए ना 24 में। और लास्ट में राखी ने और फूल ला के थे तो 36 में। ये देखें 1 2 3 4, ये तो सीमा के हैं, फिर राम के हैं, फिर महेश के, और लास्ट में राखी के फूल हैं। तो ये कितने हो गए? 48। आप सोच रहे होंगे ये तो 12 का पहाड़ा ही तो हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 12 का पहाड़ा ही है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। वैसे भी हम जानते हैं बार बार उसी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम? गुणा कर रहे होते हैं। तो ये गुणज ही है।
आपको मैं बता दूं, ये हमारे गुणज निकल आए। किसके? 12 के गुणज हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना कैसे हमने बातों बातों में ही निष्कर्ष निकाल लिए। और ये पार्ट ऐसा ही होने वाला है, हम बातें करते रहेंगे आपस में और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। तो गुणज के बारे में हमने क्या सीखा? किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त होते हैं। अर्थात देखिए आप यहाँ पर पे 12 के गुणज, मैंने आपको बताया 12 के गुणज क्या है? 12 के गुणज है 12, 24, 36 और 48। और ये आगे भी चलते रहेंगे। ये जो बिंदी बिंदी होती है, इसका 3 बार बिंदी लगाने का मतलब आगे तक चलते रहेंगे, जिसको हम अनंत भी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर पे हम देख रहे हैं ये 12, 24, 36, 48 देखे थे हमने। ये वास्तव में क्या है? ये 12 क्या है? 12 को एक बार गुणा किया, 12 का 12। 24 क्या है? 12 को हमने 2 बार जोड़ा या 2 से गुणा कर दिया। 36 क्या है? 12 को 3 बार जोड़ा या 12 को 3 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार से 48 भी 12 को 4 बार जोड़ें, जो कि हमने बात की थी, या 4 से गुणा कर दें। देखो बार बार जोड़ना तो संभव नहीं है ना, और बार बार जोड़ने को ही शॉर्ट रूप में गुणा कह दिया जाता है। तो हम बात सीधा किसकी करेंगे? गुणा की करेंगे। तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 12 के गुणज में क्या किया? 12 को ही, ध्यान दें, हर बार 12 ही गुणा हो रहा है। ठीक है ना? अलग अलग संख्याओं से गुणा किया और गुणज प्राप्त कर लिए। ठीक है ना? तो यही परिभाषा बोली है कि किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त होते हैं। सिंपल है ना? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं, इसी के कुछ और प्रयास हैं। 5 के गुणज लिखिए। अब आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। 5 के गुणज के लिए 5 को किससे गुणा करना है? अलग अलग संख्याओं से। 5 को 1 से कर सकते हैं, 5 को 2 से कर सकते हैं, 5 को 3 से कर सकते हैं। अब आता थी क्या हमें इसी क्रम में चलना है? कोई ज़रूरी नहीं है, आप 5 को सीधा 14 से भी गुणा कर सकते हैं। तो ये भी 5 का क्या होने वाला है? गुणज। संख्या जिसको हम आधार बना के चल रहे हैं ना, उसी के गुणज होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पे अगर 5 के गुणज की बात करें तो इसने बताया नहीं कितने दे देने हैं, तो हम इन चारों का जिक्र कर देते हैं, जो कि है 5, 10, 15 और ये होने वाला है 70। तो चूँकि ये लगातार नहीं है तो हम इनको कॉमा में लिख सकते हैं, 5, 10, 15 और 70। ठीक है? 4 ही लिखे हमने। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो इसमें गुणज में शब्द डाल देता है प्रथम, ठीक है, तो ऐसा मत करना क्या कि सीधा 14 तक जम मार लें। यहाँ तो हमने मार लिया, गुणज तो है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ ये गुणज नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रथम 5 गुणज नहीं है, ये प्रथम में नहीं आता। प्रथम से मतलब होता है उनको शुरुआत, यानी कि पहली एक गिनती से शुरू करें, 1 से, 2 से, 3 से। अगर वो बोल देता 5 के प्रथम 4 गुणज लिखें, तो हमें 5 के बाद नेक्स्ट क्या लिखना पड़ता? 20 लिखना पड़ता इस 70 की जगह। अगर वो प्रथम 4 गुणज बोल देता तो, चूँकि उसने ऐसा नहीं लिखा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? 500 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 5000 भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो हमारा उत्तर सही होगा। 7 के गुणज लिखिए। तो अब आप समझ गए होंगे, हम 7 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं या 7 को किसी अन्य संख्या से भी गुणा कर सकते हो। हम तो 7 पहाड़ा लिखना थोड़ा सरल रहता है ना, तो 7 का पहाड़ा 7, 14, 21, 28 और ये तो आगे चलता रहेगा। तो एक निश्चित क्रम है, तो बिंदी बिंदी लगा सकते हैं। तो ये 7 के गुणज हो गए। आ रहे हैं ना समझ में? तो चलते हैं हमारे अगले प्रयास पर, जो कि है गुणनखंड व गुणज में संबंध। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि गुणनखंड और गुणजों में आपस में भी कुछ संबंध है। क्या संबंध है? देखिए, हमने पूर्व में चर्चा की थी कि 2-2 के जब हमने फूलों के गुलदस्ते बनाए थे, कितने बनाए थे? 6 बनाए थे। और फूल कितने काम में लिए थे? 12। ठीक है? और हमने ये भी जाना था कि 2 भी क्या है? 12 का गुणनखंड है और 6 भी 12 का गुणनखंड है। पढ़ा था ना हमने। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 12 है, जो इन दोनों को गुणा करके प्राप्त हुआ है, ये इन दोनों का क्या है? गुणज है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का गुणज क्या होता है? 2 का पहाड़ा है ना, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यही मतलब होता है ना। 6 का गुणज का मतलब 6 का पहाड़ा, यानी कि 6 से गुणा करते चाहे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौ 24 और ऐसे ये चलता रहेगा। तो अब क्या कहना चाह रही हूँ कि ध्यान से देखें, 2 के गुणज में भी 12 आ रहा है ना। तो क्या हुआ? 12 क्या है? 2 का गुणज है। ऐसे ही 6 के गुणज में 12 आ रहा है। ठीक है? तो ये 6 का भी गुणज निकला। अब बात को वापस से अच्छे से समझने की कोशिश करें। 2 को 6 से गुणा किया तो 12 आया। तो ये जो टुकड़े हुए 12 के छोटे टुकड़े हैं ना,
ठीक है। गुणनखंड क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, खंड। जैसे मटके को हमने तोड़ दिया तो वो क्या हो गया? खंडित हो गया, ठीक है ना, उसके टुकड़े हो गए। तो ऐसे ही 12 के टुकड़े हो गए तो ये क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। और ऐसे खंड जिनका पूरा पूरा भाग जाता है, ये याद रखें, ऐसे कुछ भी खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2 और 6 क्या कहलाए? 12 के गुणनखंड, ठीक है। और 12 क्या कहलाया? इन दोनों का गुणज, ठीक है। तो 2 का गुणज भी 12 है और 6 का गुणज भी 12। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ से एक और छोटी सी बात, एक और प्रयास ले लेते हैं। जैसे 3 को हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है? 15। तो अब आप बता सकते हैं 3 15 का क्या है? खंड है, यानी कि गुणनखंड है, गुणा करके आ रहा है ना। और 5 क्या है? 15 का गुणनखंड है। अब बात करते हैं 15 की। तो 15 क्या है? 15 3 का भी गुणज है और 15 5 का भी गुणज है। दोनों के तो वो गुणज है, गुणा करके आने वाला है वो, ठीक है ना। और ये इसके खंड हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात करें गुणनखंड और गुणजों में तुलना करने वाले हैं। तो तुलना जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे कोई भी गुंजाइश नहीं होगी गलती होने की, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको बहुत विस्तार से एक एक चीज़ को समझाया गया। प्रत्येक गुणनखंड संख्या को पूरा पूरा विभाजक होता है, हमने चर्चा कर ली थी। जैसे कि यहाँ पर 6 की बात करते हो, 6 के गुणनखंड हमने किए थे 1 2 3 और 6। तो ध्यान दें, 6 में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। तो पूरा पूरा जिनका भाग जाता है वो गुणनखंड कहलाते हैं। और अगर हम बात करें गुणज की, तो प्रत्येक गुणज किसी संख्या से गुणा करके प्राप्त होते हैं। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं और इसमें गुणा कर रहे हैं। याद समझ में आना दोनों में अंतर। तो यहाँ पर भी 6, अब 6 के गुणज निकाले, यहाँ पे तो 6 के क्या निकाले थे हमने? गुणनखंड। तो ये क्या थे? 1 2 3 6 थे। और 6 के गुणज की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं 6 12 18, यानी कि 6 को 1 से गुणा किया तो 6 को 2 से गुणा किया 12, 6 को 3 से गुणा किया 18 और 6 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है? 24, जो कि प्रथम है, क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। शुरुआत हमारी यहीं से होगी। इससे 6 से पहले क्या 6 का गुणज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 से गुणा करके तो आगे जाने वाला है। और 6 को सबसे पहले हम किस संख्या से गुणा करते हैं? 1 से करते हैं, तो 6 कम 6, अर्थात सबसे छोटा गुणज जो होगा वो खुद 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। हमने जैसे देखा था 6 के कितने गुणनखंड थे? 4, 1 2 3 6। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो भी गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों में वो इस संख्या 6 तो होना ही है उसका गुणनखंड, ठीक है। लेकिन बाकी गुणनखंड इससे क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं, या तो उसके बराबर हो रहा है या उससे छोटे हैं, ठीक है ना, छोटे हो रहे हैं। ये याद रखिएगा, खंड हैं तो छोटे होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुणज में क्या होने वाला है? गुणज हम जैसे भी हमने पूर्व में चर्चा की थी, 6 12 18 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या से बड़ा, सारे बड़े हो रहे हैं ना, 12 18 24 गुणा करेंगे तो बड़े ही तो होंगे और उसके बराबर भी हो सकते हैं। अर्थात अगर आप ध्यान से देखें, 6 को हमने सेम लिया था ताकि आप तुलना कर सके। 6 क्या है? 6 गुणनखंड भी है और 6 गुणज भी है, लेकिन ये यहाँ पर पे सबसे बड़ा गुणनखंड है और ये यहाँ सबसे छोटा गुणज है। बात समझ में आ रही ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि है तीसरा। एक दी हुई संख्या को गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित होती है मतलब फाइनाइट होती है, अर्थात जब ये कहना चाह रहे हैं कोई संख्या उसके हमने गुणनखंड किए तो उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कितने हैं इसके गुणनखंड? 4 है, ठीक है ना। ऐसे हमने 12 की बात की थी, तो 12 में भी हमने क्या किया था? 1 2 3 4 6 थे ना, 12 तक थे, सीमित थे। ऐसे ही हमने आगे इसके 5 45 के निकाले थे, तो 1 3 5 9 15 45 फिक्स थे, गिन सकते हैं, इनको गिन सकते हैं ना। तो जिनको गिन सकते हैं वो परिमित होते हैं। लेकिन यहाँ पर पे अगर हम ध्यान दें, 1 2 3 4 सीमित है, लेकिन गुणजों में अगर ध्यान दें तो हमने आगे बिंदी बिंदी लगा के छोड़ दी, क्योंकि 6 का पारा 6 दे 60 तक तो सीमित नहीं होता ना, उसको आगे हम और अगर 11 से गुणा करें, 12 से करें और अंतिम संख्या जो हमें पता नहीं उससे गुणा करें तो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो उसकी संख्या परिमित नहीं होती है। ये बात बताना चाह रहे हैं। तो गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है और गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अब चलते हैं हम चौथे बिंदु पर, जो कि हमारा इसका अंतिम बिंदु है। चौथा बिंदु कह रहा है एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जैसे हमने 6 के गुणनखंड निकाले थे, 12 के निकाले थे, 30 के निकाले थे, 45 के निकाले, याद है ना आपको? तो 6 के गुणनखंड थे 1 2 3 6
ठीक है। 12 के निकाले थे तो 1 2 3 4 6 12, ठीक है। 30 के निकाले थे तो 1 2 3 5 6 10 15 और 30 थे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हमने 35 के गुणनखंड भी निकाले थे, ठीक है ना। तो उसमें भी अगर शुरुआत करें, आपको ध्यान है 1 सबसे छोटा था और 45 सबसे बड़ा था, और बीच की बात करें तो 3 का और 5 का 9 दफ़ा जाने वाला था ना, ठीक है। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सबके गुणनखंडों में कौन उपस्थित है, एक तो निश्चित तौर पर ही है। तो इसका मतलब एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो ये बात तो कभी भी आपसे हो सकता है, कोई सत्य असत्य में पूछ ले या रिक्त स्थान में पूछ ले, तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो वो होता है कौन, एक, ठीक है, याद रहेगा ना। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर, गुणज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक केवल एक का ही गुणज है, अर्थात इसका मतलब क्या है, इस संख्या को यूं समझे हम, क्योंकि हम गुणज क्या करते हैं, हम गुणा करके तो प्राप्त करते हैं। तो अगर हम एक को लेना चाहें, एक को किससे गुणा करें कि एक आ जाए, तो निश्चित तौर पे हम एक को एक से ही गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ समझ में आया कि जो ये एक है, ये वाला एक केवल एक का ही गुणज होता है और किसी के भी गुणज में एक नहीं आएगा। गुणज की बात करें, ध्यान रहेगा ना। तो बच्चों, हमने अभी बात की गुणनखंड और गुणजों की, और आपस में इनकी तुलना करके इनको और अच्छे समझने की प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।